साहित्य निधि में सुनिए चंद्र किरण सोनरेक्सा की लिखी हुई कहानी नारी शक्ति है। चंद्र किरण सोनरेक्सा जी की कहानियों में निम्न मध्यवर्ग के घरों के अंदर का, विशेषकर स्त्रियों का, इतना स्वाभाविक और पैना चित्रण जो उन्होंने किया है वो अन्यत्र दुर्लभ है। प्रस्तुत है कहानी नारी शक्ति है। ललिता को लल्ली भी कहते हैं। उसकी उम्र इस समय कोई 15 वर्ष की होगी। अब से 2 साल पहले उसने मिडिल पास किया था और अगर लगातार पढ़ती रहती तो इस साल मैट्रिक पास कर लेती। लेकिन 13 वर्ष की सयानी लड़की को बस्ता दबाए स्कूल जाते देखना अम्मा और उसके टोले पड़ोस की औरतों को भाया नहीं। भला सयानी लड़की का क्या काम बाजार में निकलने का, दब ढककर घर में रहे। और कक्षा में सदैव प्रथम रहने वाली ललिता तब से घर में रहने लगी। यौवन और कैशोर्य की संधि वेला पर खड़ी हुई ललिता को ये घर बैठना बहुत खला। कौमार्य के तेज से दीप्त, सदैव कुछ करते रहने, कुछ सीखते रहने की मंगल भावना से पूर्ण 13 वर्षीय किशोरी को ये घर में घुसे रहना यदि कारागार का बोध करा दे तो कोई आश्चर्य है। पर लाचारी थी। ललिता तब सब ओर से द्वार बंद पाकर काढ़ने, बुनने और पढ़ने में समय काटने लगी। काढ़ने को बहुत कुछ था, आखिर अपने विवाह का दहेज भी तो उसी को तैयार करना था और हिंदू कन्या का विवाह तो उसके जन्म से भी अधिक भारी समझा जाता है। पढ़ने की उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन पढ़े कैसे? बस पास पड़ोस में आई माया, मनोहर कहानियाँ, सजनी आदि लोकप्रिय पत्रिकाएं पढ़ती है। मिलती ही केवल वही हैं और कुछ न कर पाने की जो व्यर्थता ललिता को सालती रहती है उनसे परित्याग भी होता है। उन कहानियों की नायिकाओं को अपने पर ओढ़कर कल्पना जगत में वो त्याग, साहस और प्रेम पर बलिदान हो जाती है। कभी निराश प्रेम में डुबकियां लेकर आत्महत्या करती है और कभी सफल प्रेम की तरंगों में झूलकर मन ही मन गा उठती है, तुम हो मेरी साजन। होता ये सभी कुछ दोपहर या रात के एकांत क्षणों में ही है, क्योंकि माँ भाभी के सामने तो काढ़ते समय तनिक सिर अधिक खुल गया तो चाची ने टोक दिया, ओ लल्ली तनिक सिर ढांक ले। जरा वक्त से पल्ला हट गया तो दादी ने तीक्ष्ण स्वर में पुकारा, अरे लल्ली पल्ला संभाल, इतनी बड़ी हो गई पर तुझे ढंग ना आया। इस बेरुखी और पग पग के नियंत्रण से भरी दुनिया में कभी कभी ललिता को सांस लेना भी दूभर लगता है, परंतु करे क्या, कहाँ जाए, किससे अपना दुखड़ा कहे। पिता को उसके लिए लड़का मिल जाता तो ब्याह कर देते, तब शायद ये परेशानी कुछ कम हो जाती। वो किसी की अपनी होती, कोई उसका अपना होता, किंतु बिना देवता के अर्ध संजोना, काढ़ना, बुनना सब उसे व्यर्थ लगता है। योग्य वरों का बाजार तो बहुत महंगा है, मिलते ही नहीं औसत स्थिति के लोगों को। ललिता का ब्याह अभी नहीं हुआ। निरुद्देश रूप से किसी निस्सार की कल्पना में बैठकर आंखें फोड़ना उसे भला तो नहीं लगता, परंतु और कोई राह भी तो नहीं है। वो दुसूती की चादरें निकालती है, मेज पोश, रुमाल, तकिए के गिलाफ काटती है, स्वेटर बुनती है, जुराबें, दस्ताने सभी कुछ। आखिर समय काटने को क्या करे। सुबह शाम काटती है, दोपहर को जब घर की बड़ी बूढ़ियाँ सो जाती हैं तब वो प्रेम कहानियाँ पढ़ती है और रात को जब लालटेन धीमी कर दी जाती है तब वो सोचती है उन कहानियों के रसीले नायकों की बातें। काश उसे भी कोई ऐसा नायक मिल जाता, सुंदर, अमीर, कॉलेज में पढ़ने वाला, उसे प्राणों से भी प्रिय, आँखों का तारा, हृदय देवी समझने वाला, उस पर सब कुछ वार देने वाला। स्वयं वो तो अपने को कहानियों की माधुरी, चंद्रिका, लीला, शबनम, प्रभावती किसी से भी कम ना पाती थी। उसे कमी थी तो बस एक प्रेम करने वाले की। लोग सोचेंगे कि 15 वर्ष की सुंदरी युवती कन्या को भला प्रेमी का अभाव। यूँ तो गली में उसे अकेली जाते देखकर रमेश खांस देता है, गोपाल वक्ष पर हाथ रख लेता है, पिछवाड़े के मास्टर साहब भी अक्सर चोरी छुपे से ताका करते हैं और सामने वाले 2 मंजिले पर रहने वाले सैयद साहब का छोटा लड़का अनीस तो उसे देखते ही आहें भरने लगता है। शेर पढ़ता है, सबकी आंखें बचाकर ललिता को नमस्ते करता है, कंकड़ फेंकता है, परंतु उसके कल्पना जगत के नायकों की परिभाषा में उनमें से एक भी नहीं आता। उनमें कोई भी एक निष्ठ रूप से उसकी उपासना नहीं करता। रमेश, गोपाल, मास्टर साहब और अनीस सभी मोहल्ले की प्रत्येक युवती, वधू और कन्या को
प्रेम करने का दावा करते हैं। ललिता इन सब से डरती है, घृणा करती है। अनीस से तो वो बहुत ही रुष्ट है, वो उसे सबसे अधिक छेड़ता है। ललिता के मकान की छत उनके दुमंजिले के ठीक सामने है, इससे अनीस उसे प्रायः ही अकेले दुकेले पाकर छेड़ा करता है। ललिता अजब मुश्किलों में है। घर में किसी से शिकायत करे तो उल्टा उसे डांटा जाएगा कि तू क्यों अकेले दुकेले छत पर चढ़ती है, क्यों गली में जाती है, खबरदार जो अब घर से बाहर गई। सो ललिता चुप रहती है, उधर पीट करके काटती रहती है, साथ ही सोचती है उन कहानियों की बातें। वैसा प्रेमी इनमें कोई नहीं है, ये सारे गुंडे हैं, लुच्चे कहीं के। डरते डरते वो तो अनीस को 1-2 बार डांट भी चुकी है, लेकिन वो तो डांट खाकर भी हंसता है, छेड़ता है। ललिता पढ़ रही थी एक कहानी, नाम था रुमाल मेरा था। बहुत अच्छी लगी थी उसे ये कहानी, बड़ी प्यारी। अगर इसे वो पहले पढ़ पाती तो। कहानी ख़त्म करते उसने सोचा इस अनीस से छुटकारा हो जाता। कहानी में छेड़ने वाला गुंडा उस कन्या ललिता से प्राप्त एक रुमाल की भेंट से सुधर गया। यही नहीं, डॉक्टर बन गया और वो डॉक्टर की जीजी बन गई। ललिता तो मेरा नाम भी है, मैं भी क्यों डरूं अनीस से। और वो दोबारा कहानी पढ़ने लगी। ऊपर अनीस ने उसे पढ़ते देख कर गाया, मेरी जान मांगी तो क्या तुमने मांगा, मेरी जान का क्या मेरी जान होगा। ललिता झंझना उठी, इच्छा हुई हाथ की पुस्तक खींचकर उसे दे मारे, कहे तेरे माँ बहन नहीं है लुच्चा। पर नहीं, ये तो वो 1-2 बार पहले भी कह चुकी है। अनीस इसे सुनकर हंसेगा। पुस्तक हाथ से रख धड़कते हृदय से उसने मुंह उठाकर पूछा, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करते हो। परेशान? आय हाय, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है दिलरुबा। बात मुद्दतों के तुमने आज एक प्यारी सी बात कही। अनीस एकदम छज्जे तक झुककर बोला। कांप गई ललिता, फिर भी हिम्मत बांधकर बोली, क्या चाहते हो तुम। बस अपनी एक निशानी ही दे दो, उसे देखकर बेकरार दिल को तसल्ली दूंगा, ना हो वो रुमाल ही दे दो। अनीस ने ललिता जिस रुमाल को काढ़ रही थी उसे ही इंगित किया। अच्छा, रुमाल दूंगी, और किसी को चाहिए तो भी बता देना, काढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रुमाल मैंने बहुत सुंदर सुंदर काढ़े हैं। और रटे हुए पाठ की तरह इतना कहकर वो नीचे दौड़ गई। उसका हृदय धक 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 कर रहा था, देह से पसीना छूट रहा था, परंतु रुमाल देगी, अवश्य देगी। रुमाल के बीच में काढ़ेगी, नारी शक्ति है। कहानी की ललिता ने भी तो यही लिखा था। क्यों लिखे वो भाई को भेंट, क्यों लिखे वो बहन का उपहार, क्यों वो ये जताए कि इन भावुक संबोधनों के बिना नारी कहीं ठहर ही नहीं सकती। कांपते हाथों से वो रुमाल काढ़ने लगी, फिर उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, नारी शक्ति है। ललिता एक दौड़ में नीचे आ गई। हाय भगवान, ये क्या हुआ। आज खैर नहीं। रात जो रुमाल उसने अनीस को दिया था, छत पर इस समय वो उसे हमीद को दिखाकर कह रहा था, यार हमने तो बाजी मार ली, ये देख माशूक की निशानी। और ललिता के कांटों तो खून नहीं। घड़ी 2 घड़ी में रुमाल वाली बात मोहल्ले भर में फैल जाएगी। हाय, तो वो कैसे मुंह दिखाएगी। बाबूजी क्या सोचेंगे, भाई तो उसे कच्चा ही खा जाएगा, और अम्मा, दादी। और वो पसीने से तर हो गई। उसे लगा धरती मानो घूम रही है, उसका सिर घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। लल्ली, बाहर से माँ ने पुकारा। कांप गई ललिता। अरे गर्म कपड़ों को जरा धूप दिखा दे, आज कई दिनों में धूप निकली है। ललिता के प्राण मानो लौट आए। वो शीघ्रतापूर्वक बक्स खोलकर कपड़े निकालने लगी। धीरे धीरे दिन ढला। ललिता आज दिन भर में जाने कितनी बार मरी और कितनी बार जी। जरा कोई उसका नाम पुकारता तो उसका दम रुक जाता। दोपहर में उसके बाबूजी ने उसे बुलाया। ललिता, जरा वो कल वाला रुमाल तो लाना जिसमें तूने लाल फूल निकाले हैं। ललिता का रंग फक हो गया। वो चुपचाप भीतर चली गई। पिता भी फिर और झंझट में रुमाल की बात भूल गए, परंतु ललिता दिन भर मन ही मन पीपल के पत्ते की तरह कांपती रही। सांझ को भाई घर आया। ललिता उसके सामने जाते हुए डरी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। ललिता ने मन ही मन भगवान की मनौती मानी, चाहे जैसे भी हो वो अनीस से अपना रुमाल वापस मांग लेगी। बाज आई वो उसके सुधार से। कम वक्त हरामजादा, हमीद को दिखाकर झूठी शेखी मारता है। अंधेरा हुआ, वो छत पर चढ़ी। सामने वाले छज्जे में अनीस के बजाय हमीद और अहमद खड़े थे। उसे झांकते देखकर वे दोनों हंस पड़े। ललिता पीछे पलट पड़ी।
तुम्हारे आशिक खाना खाने गए हैं, हमीद ने कहा। ललिता नीचे भागी। हमें भी कुछ दे दो, अहमद ने दबे स्वर में पुकारा। रात भर पलक नहीं लगी ललिता की। लल्ली ओ लल्ली, माँ ने विष बुझे स्वर में पुकारा। अरे तू पैदा होते ही क्यों ना मर गई, क्यों री ओ चुड़ैल, तूने आज हमारे कुल में दाग लगा दिया। ललिता सन्न रह गई। एक साथ दल बांधकर कमरे में उसकी माँ, चाची और भाभी आ घुसी। हाय राम, पित्ता भर की लौंडिया के पेट में ये गुण भरे थे। चाची बोली, ऐसा ही खसम का चाव था तो बाप से कहती, कहीं ना कहीं तेरा मुंह काला कर ही देते। ललिता के सिर पर मानो पत्थर बरस पड़े, जिनकी चोट से उसे होश ही न रहा। भाभी बोली, बीबी जी तुमने तो पढ़ लिख कर सब खो दिया, इतनी अकल ना आई कि अगर कोई बात हो भी गई तो कम से कम निशानी तो ना दूं। कुल की नाक कटाने को उसे रुमाल भी दे दिया। हाय राम, अरे इसी पढ़ाई और आज़ादी ने तो इसे खो दिया, बूढ़ी दादी ने आते हुए कहा। 16 बरस की जुआटा खुली छेड़ी सी गली में घूमती थी, अकेले दुकेले छत पर जाती थी। अब भुगतो, सारे मोहल्ले में बात फैल गई है, बिरादरी को हवा लग गई तो ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। ललिता सिर झुकाए सब सुनती रही। क्या कहे, सच्ची बात का विश्वास ही कौन करेगा। शाम को बाबूजी आए। वे बाहर लाला रामनाथ से सब सुनकर आए थे। आकर धम से आंगन में पड़े मूढ़े पर बैठ गए। केवल एक बार कहा, लल्ली तूने हमसे किस जन्म के बदले लिए, तू जन्मते ही क्यों ना मर गई। और लल्ली रोती रही, मूक मौन निशब्द। सब लोग आज भूखे ही पड़ रहे, घर में चूल्हा न जला। लल्ली सोचती रही धरती फट जाती, पर धरती न फटी, सब वैसा ही रहा। दिन बीते, धीरे धीरे सब उस बात को सह गए। हाँ, ललिता का गली में निकलना, किसी के घर जाना, यहाँ तक कि ब्याह शादी में भी अकेले जाना बंद हो गया। छत पर जाने की तो उसे सख्त मनाही थी। उसके बाबूजी सिर तोड़ कोशिश कर रहे थे लड़का ढूंढने की, लड़के मिलते ही नहीं थे। लड़के के वजन जितना रुपया तोलने की बिसात अगर लड़की वाले में नहीं है तो अच्छा घर वर देखना उसकी मूर्खता में शामिल किया जाता है। ललिता के बाबूजी ने भी बड़ी चेष्टा करके कन्यादान से उऋण होने का मार्ग पाया। किसी प्रकार 1000 नकद और 10 तोले सोने सहित ललिता को बाबू शंकर लाल ने अपने पुत्र के लिए स्वीकार कर लिया। गोद भराई हो गई, कन्या देखकर पसंद कर ली गई। लड़का रोक दिया गया, कल सगाई जाने वाली थी। 1.25 मन लड्डू, 11 थाल, 1 थान बढ़िया लट्ठा, 1 अंगूठी और 101 नगद। दादी ने पड़ोसन को सब सामान दिखाते हुए कहा, चलो बाबा, किसी तरह मेहनत ठिकाने लगी, बस कल सगाई भेज देंगे और लगते फागुन ब्याह। अम्मा ओ अम्मा, हठात ललिता के बाबूजी ने पुकारा। दादी लड़के को घबराए हुए घर में घुसते देखकर जल्दी जल्दी अंदर गई। क्यों लोगों को बुलाकर अभी से तमाशा खड़ी करती हो, लल्ली के बाबू ने सख्ती से कहा। अभी कोई ऐसे सस्ते ब्याह हुआ जाता है। सुनो, शंकरलाल का पत्र आया है। और दादी ने सांस रोककर सुना। प्रियवर बाबू राम मनोहर लाल जी की सेवा में मिठुआ निवासी शंकरलाल की जयराम जी पहुँचे। आगे निवेदन ये है कि यहाँ पर सब प्रकार से कुशल है। आपकी कुशलता श्री गंगा जी से सदा सहाय। स्वस्थ श्री समाचार ये है कि जो है सो हमने एक महाभयंकर बात कन्या के विषय में सुनी है और समाचार देने वाले हमारे बड़े पूज्य हैं, उनके कथन में शंका नहीं हो सकती है। हमने सुना है कुछ दिन पहले कन्या का संबंध किसी मुसलमान से हो गया था, यहाँ तक कि रुमाल की निशानी भी मौजूद है। ऐसी दशा में वो कन्या हमारे कुल के योग्य नहीं रही है। आप कृपा करके सगाई न भेजिएगा। थोड़े लिखे को बहुत समझिए, जो त्रुटियां हों उन्हें क्षमा कीजिए। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी नारी शक्ति है। ये कहानी सन 1945 में प्रकाशित हुई थी।